ये किसका पीरियड था आपका? इंग्लिश। इंग्लिश। नमस्कार, मीनू मैडम ना? नो मैम, चंद्रपाल। चंद्रपाल सर। ओके, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे इस पीरियड में, बताइए आप लोग। ग्रामर में से कोई भी आपको ऐसे लग रहा मैम है कि अलंकार का रिवीजन। एक बार अलंकार पढ़ा दें आपको एक बार और ना? मैम नुक्ता पढ़ा दीजिए मैम, अभी आपने। यस मैम, मैम नुक्ता करा दीजिए। बेटा नुक्ता इसमें है नहीं, लेकिन मैं आपको नुक्ता जो बता रही हूँ ना, आप कभी कभी शब्द देखते होंगे और शब्द के नीचे आपको एक बिंदु लगाई दिखाई देती होगी, जैसे फर्ज, ज उस दिन हमने बताया तो था नुक्ता के बारे में, यस मैम, बताया था। है ना? नुक्ता के बारे में बताया था ना, गजल, खत ना, ज, फ, ग, फ, है ना? ये शब्द जो नीचे एक बिंदु लगी रहती है वो नुक्ता कहलाता है। ज्यादातर उर्दू, अरबी और फारसी जो शब्द होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग होता है उनमें नुक्ता लगा हुआ होता है, उनमें नुक्ता लगा हुआ था। मैम अनुनासिक क्या होता है? अभी चलिए पहले एक बार ओंकार कर ले, फिर शुरू करते हैं क्लास में, ठीक है? ओ साईराम। अब बोलिए अनुनासिक ध्वनि और अनुस्वार ना। भाई अनुस्वार मतलब होता है अंग, अंग आपने पढ़ा था, अनुस्वार कहते हैं ना अंग। आयोग वहा दो शब्द होते हैं, क से लेकर औ तक तो स्वर होते हैं, ठीक है? फिर अंग आता है, अंग को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदु, अनुनासिक चंद्र बिंदु। और बोलिए, नुक्ता नीचे लगाया जाता है, पैरों के पास जो लगा होता है उसे नुक्ता बोलते हैं। ऊपर बिंदु होती है उसे अनुस्वार बोलते हैं। चंद्र बिंदु होती है उसे अनुनासिक ध्वनि। अनुस्वार मतलब नाक से ध्वनि उत्पन्न होती है, और अनुनासिक माने मुंह और नाक दोनों से होती है। जैसे हंस, 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 ये अनुस्वार है। हंस, हंस चंद्र बिंदु है, ये अनुनासिक ध्वनि है। और फर्ज, जैसे फल, 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 फ नीचे बिंदु रखे रहते हैं, ज, ज, ज उच्चारण ऐसे होता है, ज जाके नीचे यदि एक बिंदु लगी हुई है, वो नुक्ता लगा हुआ है तो वो ज हो गया। का के नीचे लिखे वैसे कंठ है, का बिंदी लगी हुई है, नुक्ता लगा हुआ था, खो वैसे ख, खो, फ, है ना? जैसे गम, गजल, गो वैसे क्या शब्द होता है, गा, गा शब्द होता है, लेकिन वो नुक्ता लगा हुआ है तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, गो, गजल, गजल, गजल नहीं, गजल नहीं, गजल, है ना? हुआ क्लियर? मैम इसमें क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं? इसमें मैम नुक्ता अनुनासिक अनुस्वार में मैम क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं?
क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं, मतलब सीधा सीधा हो सकता है कि आपको पूछ लिया जाए कि इसमें कहाँ पर, जैसे कोई एक शब्द दे दिया जाए और कहा जाए इसमें नुक्ता किस जगह पर लगा हुआ सही है, जैसे इसमें नुक्ता लगेगा या नहीं लगेगा, या इनमें से कौन सा शब्द सही है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अनुनासिक ध्वनि पूछी जा सकती है, अनुस्वार पूछा जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वस्तुएं लिखा हुआ है, वस्तुएं, वस्तुएं में तो क्या है, ऊ की मात्रा तो ए लग जाएगा, तो वहां तो ए लिखा हुआ है, उसमें चंद्र बिंदु लगी हुई है, वस्तुएं हो गया। लेकिन पुस्तकें, कहां पर ए की मात्रा है वहां पर बिंदी लगी हुई है, पुस्तकें, तो वहां पर अब बिंदी दिखाई दे रही है, लेकिन पूछा जा सकता है कि आपका अनुनासिक है कि अनुस्वार है ना, अनुनासिक है या अनुस्वार है, तो वहां पर अनुनासिक होगा, क्योंकि देखिए जो अनुस्वार होता है उसके साथ कोई मात्रा नहीं होती, अनुस्वार होता है उसके साथ कोई मात्रा नहीं होती, और मात्रा के साथ यदि बिंदु लगी हुई है तो फिर वहां पर सीधा सीधा बिंदु जो लगी हुई है, फिर वहां पर सीधा सीधा यही है कि मात्रा के साथ बिंदु भी लगी हुई है, तो वहां चंद्र बिंदु पूरी नहीं लगा सकते, वो अनुनासिक ध्वनि ही है। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से एक चौक पड़ी हुई है छोटी सी, में देखिए आप लोगों को बोर्ड दिख रहा है, कहाँ से ये दिख रहा है आपको, जैसे यस मैम दिख रहा है। फर्ज, फर्ज ज नुक्ता आ गया है ना, हंस अनुस्वार है, हंस, हंस रहा है, अनुनासिक है। एक सेकंड में वो देखता हूँ। है ना, जैसे गजल, गजल, ये नुक्ता है, दिख रहा है, यस मैम, यस तो ये नुक्ता है ये। अब जैसे देखिए यहाँ दिख रहा है जहां मैं लिख रही हूँ, नहीं दिख रहा है, मैम दिख रहा है, वस्तुएं दिख रहा है ना, दिख रहा है, यस मैम, यस मैम दिख रहा है, यस मैम, पुस्तकें, तो ये भी अनुनासिक है और ये भी अनुनासिक है, अनुस्वार नहीं है क्योंकि मात्रा के साथ आ रहा है, तो चंद्रमा नहीं लगाया गया, लेकिन ये भी अनुनासिक है। मात्रा के साथ यदि बिंदु है तो ये अनुनासिक है। इस तरीके से होता है। अनुनासिक ध्वनियों में हम पंचमाक्षर भी लेते हैं, हर एक वर्ण का पांचवा अक्षर, वो भी अनुनासिक ध्वनि के साथ में हम प्रयोग कर सकते हैं, सॉरी अनुस्वार के रूप में कर सकते हैं। जैसे एक सेकंड, हाँ, जैसे क ख ग घ ङ, उसको हम ङ भी लिख सकते हैं, जैसे कंघा, गंगा, गंगा लिखते हैं ना, तो हम, या लिंग लिखते हैं हम संस्कृत में, तो वहां पर हम पंचमाक्षर का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसके बदले अनुस्वार भी लगा सकते हैं। अब जैसे चंचल है ना, तो वहां पर बिंदु लगाते हैं, च छ ज झ झ ञ, ट ठ ड ढ ण, ठंड है ना, ड़ भी बना लेते हैं और विसर्ग भी लगा देते हैं। और उसके बाद आता है पा फ व भ म, म जो है लास्ट पंचमाक्षर, माने पांचों वर्ग के आखिरी वर्ण जो है वो अनुस्वार के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं जब वो स्वर रहित होते हैं। ठीक है, उनको भी अनुस्वार के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। अंग तो आता ही अनुस्वार, अंग अनुस्वार है ना। और बोलिए, आप किसको और क्या पूछना है, क्योंकि आज मैं सिर्फ इसीलिए बैठी हूँ, मुझे अभी बहुत लेट पता चला कि मेरा, नहीं तो हाँ बोलिए, शहीद कुछ बोलना चाहते थे, आप बोलिए।
यस मैम, मैम एक सेकंड देख लूं मैम, मुझे मैम एक डाउट था, मेरी कॉपी में लिखा था। हाँ तो देखो देखो देखो, यदि मान लीजिए आज मुझे अरेंजमेंट नहीं मिलता तो तुम्हारा डाउट कैसे पूरा होता? बताइए। चलिए, यदि कुछ लग रहा हो कि पढ़ाई की थी हमने तो ये हमको समझ नहीं आया, जैसे अभी अंकुश ने कहा है कि मुझे अलंकार समझ नहीं आए ना, तो मैं सोच रही हूँ कि छोटे डाउट्स क्लियर करके तब मैं अलंकार निकालूंगी। हाँ बोलिए। मैम मैम अभी अभी आपने मैम जो अनुस्वार और अनुनासिक समझाया था मैम, मैम ये थोड़ा सा मैम क्लियर नहीं हुआ मैम। क्या क्लियर नहीं हुआ? आप, मैंने क्या क्या बोला आप एक बार रिपीट कर दो, फिर मैं समझ जाऊंगी कि आपको क्लियर नहीं हुआ। मैंने क्या बताया अनुस्वार के लिए, मैंने क्या बताया? अनुस्वार में क्या आता है? क्या बोला था अनुस्वार के लिए मैंने? मैम अनुस्वार मैम जैसे मैम हंस हुआ। हाँ, क्या हुआ? देखिए आपको मैंने जो रिपीट किया है, मैंने जो बोला है, आप सिर्फ एक बार उसको रिपीट कर दीजिए। यदि आप रिपीट कर देंगे, है ना, तो समझ जाइए। यदि आप रिपीट कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला अभी उतना आप बता दीजिए मुझे, कि इसमें क्या डाउट रह गया आपको? बोलिए, चाहिए एक बार रिपीट तो करो, जिससे क्या मैं तो 10 बार भी बता दूंगी तब भी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन आप बोलना शुरू करेंगे और फिर आप कुछ गलत बोलेंगे, तब मैं वहां आपको सुधार कर दूंगी, तो निश्चित है कि आप तो समझ आ जाएगा। चलिए बोलना मैम शुरू जैसे करें। मैम अभी आपने कुछ शब्द बताए थे मैम, हंस, फर्ज, मैम, नहीं, ये तो मैंने अभी इसमें और मैम बता रही हूँ। कौन बच्चा बोल पाएगा? चलिए बताइए, कौन बच्चा बोल पाएगा? प्रणव, यस मैम। समझा मैम करो। अनुस्वार, मैम अनुस्वार क्या है? अनुस्वार वो होता है मैम जिन शब्दों को बोलने के लिए हमें अपने नाक का इस्तेमाल करना पड़ता है। और मतलब मैम जिस अक्षर को बोलते समय ध्वनि नाक का ये होती है, ध्वनि नाक से होती है, वो होता है अनुस्वार। ओके, गुड। और मैम अनुनासिक होता है मैम जिसमें नाक और मुंह दोनों का इस्तेमाल होता है। ध्वनि मतलब निकलती है। अब जैसे देखिए, जहां पर केवल ये बिंदु लगी हुई है, कहां पर? मैंने बोला था ये हंस, ये अनुस्वार है। चंद्र बिंदु है, अनुनासिक है। ये तो बिंदी शिरोरेखा से ऊपर जाती है, लेकिन इस तरीके से जो बिंदी नीचे आती है, ये फर्ज जाके नीचे लगी हुई है, वह कैसी है? नुक्ता है। और छोटा सा, हाँ ये नुक्ता है जो नीचे लगता है, ये इस तरीके से बिंदी लगी होती है। फ, ज, ग, ख। अभी तो केवल हम जिन शब्दों का हिंदी में प्रयोग करते हैं उनमें केवल हम देखते हैं कि ज और फ के नीचे ही हमको बिंदी दिखाई देती है। क, ख, ग के उसमें बिंदी दिखाई नहीं देती है। ग में भी कभी कभी दिखती है। मैम बाजार, कागज, कागज, उस ज उच्चारण होता है उसका, ज, कागज। हाँ, बाजार, बाजार, उसको उच्चारण भी वैसे ही करना पड़ता है, बाजार नहीं। बाजार कर रहे हो तो जा है, तो उसके नीचे तो है ही नहीं। बाजार, बाजार हो जाएगा। ज उच्चारण होता है, मैंने उच्चारण भी बताए हैं नुक्ता वाले उसके, नुक्ता वाले उसके वो भी बताए हैं। जैसे क्या हिंदी का वर्ण है का, नुक्ता वाला है को। हिंदी का वर्ण है खा, नुक्ता वाला वर्ण है ख। हिंदी का वर्ण है ग, नुक्ता वाला वर्ण है गो। हिंदी का वर्ण है फ, नुक्ता वाला है फ। हिंदी का वर्ण है ज और नुक्ता वाला वर्ण है ज। इस तरीके से उच्चारण भी उन्हीं के साथ साथ है।
चलिए, और किसी को किसी में डाउट है तो फिर मैं अलंकार सोच रही हूँ कि आप लोगों को अलंकार बता दूं। मैम पदबंध भी आएंगे क्या? क्या आएंगे? पदबंध। जो व्याकरण करवाइए वो तो सभी आने हैं। पाठ से कोई शब्द दे दिया है, पाठाधारित व्याकरण लिख दिया है ना, तो पाठाधारित व्याकरण में फिर कोई भी पाठ का एक शब्द दे दिया, वाक्य दे दिया है, उससे पदबंध पूछ लिया जा सकते हैं, पदवाच्य पूछ लिया जा सकता है, तो किसी भी तरीके से आ सकता है, आप उससे भाग नहीं सकते। चलिए मैं अलंकार का देखती हूँ, इसमें है क्या अलंकार, निकालना पड़ेगा मुझे। और भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैम अलंकार की मैंने पीपीटी बनाई थी। किसने बनाई थी अलंकार की पीपीटी? चाहे ओके, यस मैम। देखते हैं, नहीं तो मैं यहाँ से देखती हूँ इसमें है अलंकार का नहीं है, तो फिर मैम क्रिया विशेषण पदबंध को कैसे पहचानते हैं, बस ये बता दीजिए। क्रिया विशेषण पदबंध को देखिए, क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, है ना। यस मैम। वहीं पर बहुत सारे शब्द जैसे आ जाए तो वो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है। एक देखती हूँ इसमें अलंकार है कि नहीं, इसमें तो अलंकार नहीं है। चलिए मैं क्रिया विशेषण पदबंध भी कर देती हूँ। अलंकार का आप प्रेजेंट कर दो। यस मैम, अभी कर दूं मैम? अलंकार का आप प्रेजेंट कर दो। यस मैम। चलो 1 मिनट रुको, मुझे क्रिया पदबंध भी निकाल लेने दो, ठीक है ना। नहीं, मेरे पास पद परिचय है, क्रिया पदबंध नहीं है। पदबंध मैं देखती हूँ। क्रिया पदबंध में जैसे उदाहरण मान लीजिए, राम तेज दौड़ता है, ठीक है, राम तेज दौड़ता है। अब तेज यहां पर क्रिया विशेषण है, कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। राम शब्द है, अपनी साइकिल से तेज दौड़ता है। अपनी साइकिल से भी उसके अंडरलाइन कर दिया गया तेज तक, समझ आ गया ना, वहां तक अंडरलाइन कर दिया गया तेज तक। अपनी साइकिल से तेज, इतना वर्ड को अंडरलाइन कर दिया तो ये सब पूरा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। समझ में आ गया ना। क्रिया विशेषण तो वही रहेगा, लेकिन उसके आगे जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, सुंदर मधुर मीठे स्वर में, इतना आ गया, गाने वाला बच्चा, गीत गाने वाला बच्चा, गीत। अब यहां पर देखिए, सुंदर मधुर मीठे स्वर में गीत तक अंडरलाइन है, तो गीत मूल शब्द हो गया यहां पर, तो गीत का ये गीत वो हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया। बच्चा आ गया तो बच्चा मूल शब्द हो गया, तो भी संज्ञा पदबंध हो गया। केवल मधुर मीठे, मीठे मधुर और जो भी है, और वहीं तक हमने अंडरलाइन किया तो विशेषण पदबंध हो गया। ऐसे ही बहुत सारे शब्दों के साथ में यदि अंडरलाइन क्रिया विशेषण तक पहुंच जाता है तो क्रिया विशेषण पदबंध हो जाता है, ठीक है। चलिए पीपीटी प्रेजेंट करो चाहिए, पर एक मिनट अभी मत करो, मैं एक एक करके जिन बच्चों को पता है उनसे पूछना शुरू करूंगी, मत करो, ऐसे ही कर देते हैं, फिर बाद में कर देना। चलो शुरू करते हैं। अलंकार क्या है, कोई बता सकता है? अलंकार क्या है, बोलना शुरू करो। अलंकार क्या है? मैम अखिल। हाँ पहले अखिल बोलो, चलो। मैम अलंकार वो शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माने अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, है ना। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस तरीके से एक मानव को सजाने के लिए आभूषण की आवश्यकता होती है, वैसे ही शब्दों को सजाने के लिए या जिनसे काव्य को सजाते हैं, अपनी बात को सजावट करते हैं, वो शब्द अलंकार कहलाते हैं।
आभूषण अलंकार माने सजा। अब देखिए दो तरीके से शब्द वाक्य को सजाया जाता है, शब्दों के माध्यम से और अर्थ के माध्यम से। और जिसके हिसाब से दो हो जाते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार हो जाता है। शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। श्लेष होता है, अनुप्रास, यमक और श्लेष, ये इसमें 3 रूप होते हैं। अब देखिए अनुप्रास माने पीछे पीछे, अनुसरण करने वाला, अनु माने पीछे, तो माने एक जैसे ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो जाए, एक से अधिक वर्णों की शब्द नहीं, वर्णों की पुनरावृत्ति हो जाए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद की चंचल किरणें, चारु चंद की चंचल किरणें, यहां पर क्या होता है, क्या हो रहा है कि चा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर चा वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण से यह अनुप्रास अलंकार है। अब आ जाते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आता है, एक ही शब्द 2 बार आता है। यमक का अर्थ होता है जुड़वा, मतलब जुड़ा हुआ, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। कैसे दोनों का शब्द, जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर बा पाए बौराए। तो देखिए कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा, माने सोने को पाकर एक पाए, माने एक को पाकर, माने सोने को पाकर व्यक्ति बौरा जाता है, माने पागल हो जाता है। एक कनक माने एक खाए बौरा है, माने एक खाकर, माने कनक माने धतूरे को खाकर पागल हो जाता है। तो यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ 2 अर्थों में प्रयुक्त हुआ, जुड़वा अर्थ है उसका, एक धतूरा एक सोना। तो यहाँ पर हो गया यमक अलंकार। अब आता है श्लेष। श्लेष और यमक को समझने के लिए बहुत बारीकी चाहिए होती है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक निकलते हैं। एक ही बार शब्द आता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पानी गए न उबरे मोती मानुष छू, पानी शब्द का एक ही बार आया है प्रयोग, लेकिन मोती मानुष छू, इन तीनों के अर्थ में श्लेष माने होता है चिपका हुआ, अर्थ माने उसमें चिपका हुआ है। तो मोती के अर्थ में आएगा चमक, मोती मानुष मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ हो जाएगा सम्मान, और चून माने आटा, आटा के अर्थ में साधारण जल के अर्थ में प्रयुक्त होगा। माने पानी शब्द 3 अर्थों में प्रकट हो रहा है, पानी शब्द 3 अर्थों में प्रकट हो रहा है। ये तो होते हैं शब्द अलंकार। अब आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में क्या होता है, अर्थ में विशेषता आ जाती है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार भी 4 प्रकार से होते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा माने होता है किसी की से तुलना होती है, विशेषण विशेष, उपमेय उपमान। हाँ बोलिए, क्या बोलना था, कोई बोला था बीच में? मैम वही बोल रहा था मैम, तुलना। हाँ, उपमेय उपमान विशेषण विशेष, जिसमें ज्यादातर क्या होता है, सा सी से, जैसे फूल सी कोमल, है ना, चांद चंद्र सी शीतल, सा सी से, पत्थर सा कठोर हृदय। तो यहाँ पर हृदय की तुलना किससे की गई, कठोर पत्थर से। शीतलता की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से। फूल की तुलना, कोमलता, कोमल कितना कोमल है, फूल जैसा कोमल। तो यहाँ पर तुलना की जाती है, किसी शब्द की, किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना की जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। तुलना करने पर उपमा अलंकार हो जाता है, सा सी से, उसमें लग जाता है। अब देखिए उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार को थोड़ा सा, जैसे यमक और श्लेष में, इसमें भी थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। उपमा अलंकार में तुलना की जाती है
लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में उसको माना जाता है, मनु मानो जनु जानो, इस तरीके से उसको माना जाता है कि ये इसको मैं इस चीज को मैं ये मान रहा हूं या मान रही हूं, किसी वस्तु को मैंने इसको ये मान लिया है। कोई उदाहरण चाहते, एक आध उदाहरण बताओ उसका। मनु मानो जनु जानो, मानो सोता हुआ। मैं बताऊं चहित? हाँ बोलो चहित, इसका एक उदाहरण दो। मैम उत्प्रेक्षा अलंकार का ना? हाँ मैम पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों के नौकों से, मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पावन के झोंकों से। मानो तरु भी झूम रहे हो मंद पवन के झोंकों से, माने वहां पर धरती के जो तिनके हैं उनको ऐसे हिल रहे हैं तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पेड़, मान लो वो पेड़ है, वो पेड़ मान लिया, तुलना नहीं की है, उसको मान लिया है कि वो ऐसा है। और एक उदाहरण बताओ, छोटा उदाहरण बताओ। वो सोता हुआ सागर जगह, मानो सोता हुआ। एक वो भी है इसका उदाहरण, कोई और उदाहरण है चाहे? बस मैम है एक और। हाँ बोलो। मैम सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल। सखी सोहत मोहन के और गुंजन की माल। मैम नहीं मैम, सखी सोहत गोपाल के और गुंजन की माल। इसका नहीं बनेगा मैम नेत्र मानो कमल है। हाँ तो वो पूरा बोलो ना फिर। मानो जनु जानो मनु मानो, इस तरीके से शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। मैम वो सागर वाला ऐसा था कुछ। मैम उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उसका। यस मैम, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मैंने उसका शरीर ऐसे कांप रहा था गुस्से के मारे, मानो जैसे सोता हुआ सागर, मतलब सागर में तेज लहरें आती हैं, सागर मिलने लगता है, ऐसे मानो। मैंने उसका शरीर का क्रोध के कारण उसका जो शरीर कांप रहा है वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे समुद्र में तेज लहरें चल रही हैं, सोता हुआ सागर जगह है ना। तो मैंने वहां पर इस तरीके से इसको मान लिया। अब आता है रूपक अलंकार। रूप देखें, उपमा में तुलना की गई, उत्प्रेक्षा में उसको माना गया। रूपक मतलब उसको ऐसे मान लिया गया, लेकिन रूपक में एक रूपता हो गई, रूपक में भिन्नता नहीं रही, रूपक में भिन्नता नहीं रही, रूपक में एक रूपता हो गई। उसको वही है, मान भी नहीं रहे, वही है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ना तो चंद्रमा की तुलना खिलौने से की है, ना चंद्रमा को खिलौना माना है, बल्कि चंद्रमा ही खिलौना है। तो इस तरीके से वहां पर उसको वही मान लेना कि ये तो वही है। अभिन्नता खत्म हो, भिन्नता खत्म हो गई, एक अभिन्न रह गया रूप, वो होता है रूपक अलंकार। अब आता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि बढ़ा माने कल्पना से परे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, कल्पना से परे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। जैसे आपके पाठ में था ना कि वो सुदामा चरित्र में पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यस मैम, वो मैम उनके आंसुओं से मैम धुल गए थे पैर। मतलब कल्पना की थी, मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया। और वहां पर दूसरी बात, एक वो है कौन सा, हनुमान की पूंछ में लंका सिगरी जल गई निशाचर भाग, पूंछ में आग भी नहीं लग पाई तब तो सारी लंका जल गई। तो ये कल्पनातीत है, मैंने बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, कल्पनातीत है और बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया। ठीक है, अब एक और रह गया मानवीयकरण। मानवीयकरण क्या होता है? जो नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनको मतलब सजीव वस्तुओं की तरह दर्शाया जाता है। सजीव वस्तुओं की तरह दर्शाया जाए
या उनकी तरह कोई क्रिया करते हुए दिखाया जाता है तो वहां पर होता है मानवीकरण अलंकार। वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है, माने मानव के जैसा कार्य करने वाले, जैसे उषा हंस रही है। उषा माने, उषा का मतलब ये नहीं कोई नाम है, उषा माने सुबह, हंस रही है। तो ये यहाँ क्या किया ना, हंसने वाली क्रिया जो है मानवीय है और वो मानवीय क्रियाओं को कर रहे हैं, तो ये भी मानवीकरण अलंकार हो गया। चलिए अब बताइए, अलंकार हो गए, और कहां पर आपको लग रहा है? आज मिल गया है मौका तो कर लीजिए। मैम वर्ण विच्छेद एक बार बता दीजिए। माय गॉड, वर्ण विच्छेद नहीं आता तुमको? किसी भी शब्द से स्वर और व्यंजन को अलग कर दीजिए, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे थोड़ा समझिए, इसको सेट करना पड़ेगा। ये दिख रहा है यहाँ पर, जैसे लिखा है, जैसे आपका नाम क्या है? प्रणव। प्रणव, अब वर्ण विच्छेद करना इसका, तो प्लस र प्लस अ प्लस ड़ प्लस अ प्लस व प्लस अ, प्रणव। ये था। अब जैसे मान लीजिए आपके लिखा हुआ है, आ प्लस अ प्लस अ प्लस क प्लस ई। जैसे लिखा हुआ है पोती, प प्लस आ नहीं, ओ प्लस त प्लस ई। स्वर और व्यंजन अलग करते हुए हम जा रहे हैं, बस जब हम उसमें से स्वर निकाल देते हैं तो उनके नीचे, व्यंजनों के नीचे क्या आ जाता है? हलंत आ जाता है। मैम, हाँ बोलिए। मैम आपने जो पोती का वर्ण विच्छेद किया, मैम उसमें पा प्लस आ के बाद क्या लिखा है? पा के बाद आ का लिखा है, पा के बाद ओ है ना, ओ प्लस अच्छा, ओ। प्लस ओ प्लस ता प्लस ई यस मैम। होती। आ कहाँ आएगा इसमें? आ गई, ये तो आपकी है आ, इसमें ये तो स्वर है, स्वर तो तोड़ा नहीं जाता है। प अ क ई, आपकी। हो गया, जिसको आप से पढ़ते आ रहे हैं और वही आपको नहीं पता। चलिए और बोलिए। मैम इसका आशा कैसे स्पष्ट करेंगे? किसका आशय? कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। हाँ तो आशय स्पष्ट करोगे ना। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 18 टोपी से ली गई हैं। इसके लेखक क्या है? लेखक इनके, वो उनका नाम लेखक है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक हमें ये बताना चाहता है, डैश डैश डैश, जो भी इसका विवरण है वो करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो चाहे कविता हो, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत कथन, प्रस्तुत वाक्य हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ डैश 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 से ली गई है। इसके लेखक या कवि या कवियत्री डैश 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 ये हैं। इन पंक्तियों या इन वाक्यों के माध्यम से या इन कथनों के माध्यम से कवि, लेखक, जो भी लेखिका कवियत्री बताना चाहती हैं डैश डैश डैश, फिर उसका वर्णन करना होगा। हो गया क्लियर? यस मैम। क्योंकि आशय स्पष्ट करने में ये सब बातें लिखनी पड़ेगी, आशय स्पष्ट करने में ये सब बातें लिखनी पड़ेगी। चलिए और बोलिए, बताइए।
और कुछ पूछना अभी तो है 7 मिनट्स अपने पास। अनुच्छेद के तो सब्जेक्ट मिल ही गए हैं, तो 10 नंबर का अनुच्छेद है तो फिर आप लोग समझ लीजिए कि 10 नंबर का अनुच्छेद 10 नंबर के हिसाब से ही लिखा जाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। क्वेश्चन कितने नंबर का है उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए, है ना, उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की, गूगल फॉर्म से कॉपी पेस्ट करने की प्रैक्टिस की? यस मैम, की थी। बहुत आसान है ना? यस मैम। हाँ, मुझे मालूम था कि आंसर वहां से कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान था, शॉर्ट आंसर जो थी, क्योंकि मैंने जब गूगल फॉर्म में वो लिखा था, उससे मैंने जब कॉपी पेस्ट करके आंसर व्यू आंसर में वो दिया था, तो वहां से समझ आ गया था मुझे कि सिर्फ आप लोग बहाने बना रहे हैं, कैसे होगा कैसे होगा, सीधा सीधा शॉर्टकट मिल जाए ना आप लोगों को। क्लास 8th है, अपने गद्यांश में भी आप लोग और पूरे 1 घंटे का समय मिल रहा है। शॉर्ट जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अति लघुत्तरी प्रश्न भी आपके उसमें ही आ रहे हैं, किसमें उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहे हैं, तो वो भी आपको टिक करना है, ग्रामर भी आपको टिक करना है। तो एक यही तो क्वेश्चंस थे, जो 5 क्वेश्चंस जो इसमें आपको लिखना है ना। लिखना भी क्या है, कॉपी पेस्ट करना है। मैम हाँ बोलिए। मैम मैं कल दीक्षा से मैम वो क्वेश्चंस देख रहा था मैम, तो मैम उसमें एक डाउट हुआ था मैम, 2nd चैप्टर का था, बदलू का मकान कहाँ पर स्थित था? तो बदलू का मकान गांव में था, ये पूछिए उस वक्त क्या क्या आए थे, ऑप्शन क्या आए थे? मैम ऑप्शन नहीं था, शॉर्ट आंसर टाइप था, लेकिन आंसर उसमें लिखा था बदलू लेखक को लला कहता था। नहीं तो ये हो सकता है बदलू का घर लेखक के मामा के घर के गांव में था, ये भी हो सकता है। मैम शायद उसमें एक चैप्टर में लिखा है कि उसका घर में कहीं गांव के किनारे पर, हाँ कुछ टीले पर कुछ ऐसे करके था, या फिर सीधा सीधा आंसर वहां पर ये भी हो सकता है ना कि बदलू के मामा लेखक के मामा के गांव में बदलू रहता था ना, गांव वहां उसका घर था। लेखक के मामा के गांव में उसका घर था, और वहां पर भी बहुत क्लियर दिया हुआ है कि उसके मामा के घर में कुछ ऊंचे टीले पर ऐसे कुछ करके वहां दिया है, ये वाला मुझे याद है। चलिए, और किसी को डाउट? अभी तो 3 मिनट है। मैम, कामचोर कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, कामचोर कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमको कि हमको कभी भी, देखिए ये हमने पहले भी आपको बताया था कि 3 या 4 स्तर पर इस पे आती है बात, परिवार, समाज और देश, राष्ट्र, किस स्तर पर बात आती है इसमें। परिवार, यदि परिवार में व्यक्ति को बचपन से ही कार्य करने की आदत जाती है तो व्यक्ति स्वावलंबी होता है, स्वाभिमानी होता है। जब वो घर से सब कुछ सीखता है तो वो समाज के हित के लिए होता है और देश हित के काम होता है। अब ये शिक्षा मिलती है कि परिवार में बच्चों को बचपन से ही उन्हें आत्मनिर्भर बनने की आदत डालनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनको दिशा निर्देशानुसार काम करने के लिए पहले उन्हें सिखाना चाहिए या स्वयं उनका दिशा निर्देश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें फिर काम करने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये जो क्या है, यदि ये कहानी में ये बताया जाएगा कि यदि बच्चों को बचपन से ही कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे और समाज और देश के लिए हितकारी होगा। यदि इनको नहीं सिखाया गया तो ये आत्मनिर्भर नहीं होंगे, देश और समाज के लिए एक बोझ बन जाएंगे। तो दोनों पहलुओं से हम इसको समझ सकते हैं। यदि हमने इनको बचपन, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बच्चों को बड़े लोगों के सानिध्य में उचित दिशा निर्देशन में कार्य करने की, छोटी छोटी कार्य करने की आदत होनी चाहिए, प्लस उसके साथ हमारे घर और परिवार के लोगों को भी कार्य करने, उनको सिखाने के लिए
स्वयं उनके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये नहीं है कि घर के लोग काम नहीं करें और बच्चों से काम करने के लिए कहें, तो उनको पहले घर वालों को भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा बच्चों के लिए, फिर बच्चों को एक दिशा निर्देश देते हुए, उनके सिखाते हुए उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए उन्हें काम करवाना चाहिए घर के परिवार के अंदर, जिससे वह अपने स्वावलंबी बनते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उनके अंदर एक आत्मसम्मान आता है। यही सब चीजें जो देश और समाज के लिए हितकर हो जाती है। यदि नहीं करेंगे तो समाज, देश और परिवार के लिए बोझ बन जाएंगे। और पूछिए, लास्ट मिनट है, पूछिए। साईराम, पूछिए। मैम अब कोई डाउट नहीं है। चलिए तो 2 बज गए। चलिए, ऑल द बेस्ट एक बार फिर से, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बस थैंक यू मैम। तैयारी कर